नमस्कार दोस्तों, यूएस तवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास थोड़ी विशेष है क्योंकि इसमें आपको एक सूचना मिलने वाली है और वो सूचना ये है, सबसे पहले तो आपके जो फॉर्म भरने से संबंधित जो सूचना है और दूसरी है आपके टेस्ट से संबंधित सूचना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेट की जो फॉर्म डेट है, जो जेट परीक्षा की आवेदन करने की जो तिथि है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है और अब आप 16 जून तक अपने जेट की फॉर्म भर सकते हैं। तो वे विद्यार्थी जो जेट की फॉर्म से वंचित रह गए थे, किसी भी कारणवश पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई या फिर किसी के भरोसे में रह गए या कोई और कारण रह गया हो, तो वो विद्यार्थी जो वंचित रह गए वो विद्यार्थी 16 जून तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यूजी वाले हो, पीजी वाले हो या पीएचडी वाले हो। तो ये तो हो गई जेट के फॉर्म की बात। दूसरी आती है आपके कि अभी हम लोग आपका टेस्ट नहीं ले रहे हैं। आपको पता है कि जो हमने पहला टेस्ट और द्वितीय टेस्ट जो लिया था उसको काफी टाइम हो चुका है और बच्चों की डिमांड रोज यही आ रही है कि सर टेस्ट का आयोजन कब होगा, टेस्ट कब लेंगे, थोड़ा सा डेली टेस्ट लो। तो हमने उसका एक निचोड़ निकाला है। क्योंकि आईसीआर की परीक्षा ऑनलाइन है ना। तो दूसरी बात, अगर मैं आपको स्क्रीन पे टेस्ट पेपर अगर मैं आपको लिखवाऊंगा तो 1 से 1.5 क्लास तो मेरी टेस्ट पेपर लिखाने में ही चली जाती है, तो समय की बचत हो। दूसरी बात, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हम लोगों ने एक नया पोर्टल चालू किया है, नया लिंक चालू किया है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी अब जो डलने वाली क्लासें हैं, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे बीएचयू की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, कोई सी भी क्लास हो, आपको सभी क्लासें लेनी है। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक भेजेंगे आपको, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको टेस्ट पेपर आपके सामने आ जाएगा और उसमें आपको टेस्ट देना है। उसमें हम लोगों ने उस लिंक को अपडेट किया है, उस जो टेस्ट पेपर का जो तरीका है उसको हमने लेटेस्ट वर्जन में लिया है कि आप लोग टेस्ट देंगे, जैसे ही टेस्ट के बाद आप लोग उसको सबमिट करेंगे तो हमने उसमें आंसर की पहले से डाल रखी है। तो आपका कितना स्कोर रह रहा है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं, वो सारा स्कोर आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, आपने ये लिखा है। ठीक है, तो वो स्कोर आप उसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चंस पुरानी जो परीक्षाएं जितनी भी लगी हैं, जेट की हो, आईसीआर की हो, बीएचयू की हो या गवर्नमेंट भर्तियां हो, जितनी परीक्षा लगी हैं उन सभी परीक्षाओं के जो आपके सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन हैं उन सभी का निचोड़ हमने आपके लिए टेस्ट पेपर में दिया है। आप चाहें तो टेस्ट पेपर को लिख भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो टेस्ट पेपर के क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उसमें वो क्वेश्चन भी है जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि अब जो क्लासें डलेंगी उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में हम टेस्ट पेपर का लिंक भेजेंगे, वहीं से आप टेस्ट केवल दे सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम टेस्ट दें और अधिकतम अपने सही क्वेश्चनों को करने का प्रयास करें। अभी तो हम लोग टॉपिक वाइज आपको पैटर्न भेजेंगे और जैसे ही एग्जाम का जो टाइमिंग रहेगा, शेड्यूल, हमारा जो तरीका है जो हम ऑफलाइन में यूज में लेते हैं वही तरीका हम ऑनलाइन में यूज में लेंगे कि एग्जाम से लगभग 10-15 दिन पहले हम लोग सेम टू सेम जेट पैटर्न में आपका टेस्ट लेंगे, डिक्टो कॉपी सेम एज इट इज। तो आपको उसमें यह है कि ओएमआर सीट आपको हम अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, लेकिन आपको हम ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देंगे कि आप इस टेस्ट देकर के इस प्रकार से आप ऑनलाइन क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं और आपको उससे बहुत अभ्यास मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको कि क्वेश्चन मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है। तो रिवीजन में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो आपका टेस्ट पेपर एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे होगा और ओएमआर सीट का फॉर्मेट है तो वो मैं आपको एक क्लास में स्पेशल क्लास लगेगी ओएमआर सीट की, तो वो मैं आपको एग्जाम से पहले समझा दूंगा कि एग्जाम में ओएमआर बेस्ड जो सिस्टम है उस ओएमआर में क्या चीज है जो ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी गलती होती है जो आपको विशेष ध्यान में रखनी है। तो उसके लिए हम आपको सुझाव दे देंगे। तो यही इंफॉर्मेशन थी कि अब आप टेस्टों के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लेंगे, निश्चिंत रहें कि आपके टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में कभी भी मिल सकते हैं।
जरूरी नहीं हम रोज भेजिए, हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको रोज चाहे 10-10 क्वेश्चन अवेलेबल करवाएं, लेकिन रोज प्रोवाइड करवाएं। लेकिन अगर नहीं भी हो पाते हैं तो भी बिल्कुल घबराना मत, हम लोग आपको जैसे ही हमारा चैप्टर क्लोज होगा वैसे ही हम आपको टॉपिक वाइज पेपर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। दूसरी बात, बायोलॉजी की और केमिस्ट्री के नोट्स हम इसलिए नहीं डाल रहे आपको, जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स डाल दें, हम लोग इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें बच्चे का सस्पेंस रहता है, बच्चे का सस्पेंस क्लियर होना जरूरी है। एग्रीकल्चर तो है नहीं कि रट लिया पास हो गए, वो बायोलॉजी आप उसको पहली बार पढ़ रहे हैं, प्योर साइंस की बायोलॉजी है, प्योर साइंस की केमिस्ट्री है, बिना टीचर के आप उसको पढ़ नहीं सकते। अभी आपको विनोद सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन कई बच्चों की पहले जब क्लास ली थी उस समय शिकायत थी कि सर हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन अब वो बच्चे सेटिस्फाई हैं। तो वही सिस्टम हो जाएगा, मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, आपके सामने लिखित में मिलेगा, और शायद आपके पास नोट्स पहले से भी रखे होंगे जहां तक है कई बच्चों के पास, तो नोट्स आपके पास मिल भी सकते हैं, मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन बिना टीचर के उसको पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके बायोलॉजी का टीचर हम अरेंज करके आपके लिए फटाफट बायोलॉजी की क्लास प्रोवाइड करवाएं। तो ये तो होगी बच्चों आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड बात। दूसरी बात सामने ये आई है कि कृषि पर्यवेक्षक की 1900 पदों की जो गवर्नमेंट ने घोषणा की है उसके लिए या तो लॉकडाउन खुल जाता है, अगर नहीं भी खुलता है तो आप बिल्कुल निश्चित रहें, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आपके लिए अब मार्केट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपके लिए हम ऑनलाइन कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी नॉर्मल चार्जेस जो होगा वो आपको पे करना है। पहली बात तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी बच्चों को हम फ्री पढ़ाएं, पहला फोकस ये रहेगा कि सभी बच्चों को हम फ्री पढ़ाएं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि फ्री फैकल्टी जो होती है वो फैकल्टी अपने पास जो टाइमिंग अरेंज होता है उस समय अवेलेबल होती है, लेकिन पेड फैकल्टी जो होती है वो हम उसको कभी भी बुला सकते हैं। अब फ्री फैकल्टी का टाइमिंग जो फ्री टाइम से लॉकडाउन में सब टीचर फ्री बैठे थे, हमने आपको प्रोवाइड करवा दी फैकल्टी, लेकिन जब लॉकडाउन का जो सेशन अब चालू हो रहा है, धीरे धीरे छूटें मिल रही हैं, और स्कूल का अगर कॉलेजों का कोचिंग अगर छूट मिल जाती है सबसे बढ़िया, लेकिन अगर नहीं भी मिलती है, ये कई बच्चे ऐसे जो सक्षम नहीं है तैयारी करके घर पे यहाँ पे आने के लिए, तो उन बच्चों के लिए हम ऑनलाइन सुपरवाइजर का कोर्स, कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। जैसे विज्ञप्ति आएगी हम आपके लिए कृषि पर्यवेक्षक की भी ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा शर्त ये रहेगी कि वो पेड हो सकता है, मतलब उसमें पैसे का सिस्टम रखा जा सकता है। मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया है बच्चों कि वो पहले आप उसका जो भी होगा कोर्स खरीदें और उसके बाद कोर्स की तैयारी करें, तो शायद वो सिस्टम उसमें लागू हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें कवर होंगी। एग्रीकल्चर का लेवल भी आपको 12th लेवल तो लेना नहीं पड़ेगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तक का लेवल कवर करना पड़ेगा, और राजस्थान जीके कवर करनी पड़ेगी, हिंदी कवर करनी पड़ेगी, तो काफी लेंथी मैटर है, वो काफी लंबा मैटर है। तो इसलिए उसमें विदाउट पेड हम लोग अरेंज भी नहीं कर सकते उस चीज को, तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि कम से कम प्राइस में आपको वो अरेंज हो। तो आप निश्चिंत रहिए और रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, लेकिन पहला फोकस आपका होना चाहिए जेड में सिलेक्शन, आईसीएआर में सिलेक्शन, बीएचयू में सिलेक्शन। एक बार आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन ले लो, यूनिवर्सिटी में चले जाओ आप, उसके बाद आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, आप वहां तैयारी करना, बैठे बैठे क्या दिक्कत है, वहां पे तैयारी करना। आप कौन सा पैसा लग रहा है आपका, वहां आप रूम का किराया आप वहां भी दे रहे हो, यहाँ पे रहोगे तो भी दोगे, तो रूम का किराया आपका कम हो रहा है खर्च। इसी के साथ साथ आपको जो पेमेंट लगेगा वो नॉर्मल चार्ज होगा, इजी वे में हर कोई बच्चा उसको पे कर सकता है। कितना होगा क्या होगा वो हम आपको, जितना हमारा यहाँ का जो कॉस्टिंग लगेगा फैकल्टी का, उसी के हिसाब से आपको हम वो डिवाइड करके बता देंगे। तो बच्चों ये तो आज की सूचना थी। अब हम बात करते हैं हमारे जो बच्चे के टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था सीड का। सीड की हमने टाइप्स पढ़ ली, सीड क्या होता है हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि सीड में शुद्धता कितने प्रकार की पाई जाती है, जिसको बोलते हैं प्योरिटी। शुद्धता के हिसाब से भी सीड को दो भागों में बांटा गया है, मतलब जो बीज होता है उसमें कौन कौन सी शुद्धियां हो सकती है। जैसे बीज अगर नहीं उग रहा या बीज कम मात्रा में उग रहा है, जैसे हमने 100 बीज बोए और पूरे प्रॉपर 100 के 100 जर्मिनेट नहीं हो रहे, तो उसके लिए क्या रीजन रहा है। उसमें कुछ बीज टूटे तो नहीं है, कंकड़ पत्थर तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग वेट लेते हैं 1 किलो, है ना,
हम जो बीज लेके आते हैं वो वेट के हिसाब से लिया जाता है। जैसे गेहूं की बीज दर कितनी है, 100 केजी, यही है ना। सरसों की बीज दर 4 केजी, बाजरे की बीज दर 4 केजी। तो ये जो वेट के हिसाब से हम लोग सीड का फिक्स करते हैं बैलेंस। लेकिन अगर हमें जर्मिनेशन परसेंटेज निकालना है, अगर सीड की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम 100 सीडों को जर्मिनेट करवाएंगे, 100 सीडों को उगाएंगे। तो हम जब 100 सीड उगाते हैं और उसमें अगर अंकुरण हमारा कम होता है जितना होना चाहिए, जैसे जितनी भी दलहनी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं और कपास, इन सभी में जो अंकुरण क्षमता जो होती है वो होती है 98%। सॉरी, जो भौतिक शुद्धता होती है वो होती है 98%। अंकुरण क्षमता तो 95% रहती है। क्यों? क्योंकि सर्टिफाइड सीड है। किसानों को बोने के लिए कौन सा बीज दिया जाता है? सर्टिफाइड बीज दिया जाता है। और सर्टिफाइड बीज की फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है? आनुवंशिक शुद्धता 95%। लिखा चुका हूं आपको पहले ही में, है ना, आप देखना उसमें। लेकिन जो सर्टिफाइड सीड होता है उसकी भौतिक शुद्धता जो होती है वो 80% से ऊपर होती है। मतलब 80% से ऊपर आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ मिलेगा। अगर बीज 80% से कम अंकुरित हो रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। टूटा हुआ बीज है, रोग ग्रसित बीज है, पुराना बीज है, ठीक है, कई रीजन हो सकते हैं। तो इसलिए आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि बीजों की जो शुद्धता होती है उसको आनुवंशिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से किस प्रकार से आंका जाता है। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक। आज का चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों। कोई बात नहीं, मार्कर चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बीजों की शुद्धता, क्या शुद्धता के आधार पर, किसके आधार पर? शुद्धता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया बीज को? 2 भागों में। कौन कौन सा? पहला है आनुवंशिक शुद्धता। पहला कौन सा है? आनुवंशिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता, है ना। दूसरा है नंबर 2 भौतिक शुद्धता। दूसरा कौन सा है? भौतिक शुद्धता। आनुवंशिक जो शुद्धता होती है उसको बोलते हैं बच्चों जेनेटिक प्योरिटी। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? आनुवंशिक शुद्धता को जेनेटिक प्योरिटी बोला जाता है ना। और फिजिकल भौतिक शुद्धता को फिजिकल प्योरिटी, इसको बोलते हैं जेनेटिक प्योरिटी। इन बच्चों को मार्कर चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे कि बीजों की शुद्धता के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, कि बीजों में कितने प्रकार की शुद्धताएं पाई जाती है। सबसे पहला है कि बीजों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसके जो क्लासिफिकेशन है 2 प्रकार के हैं। पहला है आनुवंशिकी के आधार पर और दूसरा भौतिक शुद्धता के आधार पर। बीजों में 2 प्रकार की ही शुद्धता पाई जाती है। आनुवंशिक रूप से बीज शुद्ध होना चाहिए, भौतिक रूप से बीज शुद्ध होना चाहिए। अब आनुवंशिक रूप से तो शुद्ध होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सर्टिफाइड सीड का जो जीपी होता है, जेनेटिक प्योरिटी जो होती है, आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है? 95%। सर्टिफाइड सीड की, किसकी? सर्टिफाइड सीड की जीपी कितना होता है? जेनेटिक प्योरिटी 95% होता है ना। अब देखना, लिखा रखा है मैंने। इसके अलावा भौतिक शुद्धता जो होती है वो सर्टिफाइड सीड की कितनी होती है? सर्टिफाइड सीड की फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है बच्चों? ये 80% से अधिक होती है। किससे अधिक होती है? 80% से अधिक, मोर देन 80%। अब समझना, इसको यहीं से समझ के चलना। आनुवंशिक शुद्धता 95% होती है और ये हमारे हाथ में है भी नहीं। क्यों? किसान आनुवंशिक शुद्धता को कम कर सकता है क्या? बढ़ा सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। ये उसी के हाथ में है जिसने बीज को बनाया है, या फिर प्रकृति के हाथ में है। नेचुरल कंडीशन के हिसाब से भौतिक शुद्धता में, जेनेटिक जो शुद्धता होती है उसमें बदलाव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता।
जैसे आजकल आपको बताया था मैंने कि कई दवाएं ऐसी होती हैं जो पहले काम करती थी लेकिन अब काम नहीं करती। जैसे एग्जांपल दो आपको मैं कि हम लोग एक डॉक्टर से दवा लेते हैं, है ना, डॉक्टर दवा देता है तो कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारे किसी अदर डॉक्टर की दवा तो काम करती नहीं है, लेकिन जिस डॉक्टर से हम रेगुलर दवा ले रहे हैं उसकी दवा हमारे काम कर जाती है। दवा हम जो अदर डॉक्टर के पास जाएंगे वो भी हमें दवा सही दे रहा है, और हम जो रेगुलर जिससे दवा लेते हैं वो भी दवा सही दे रहा है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यही है कि उनका जो कंसंट्रेशन रेशियो है वो तो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन उसकी जो डोज है वो अलग अलग है। मतलब उसमें जितना परसेंट साल्ट होना चाहिए उतना परसेंट तो है ही, चाहे किसी से भी ले आओ दवाई आप, लेकिन जो जो डोज होती है, जो मात्रा होती है, वो उसमें बदलाव मिल जाता है। कुछ होते हैं डॉक्टर्स जो एक खुराक देते हैं, खांसी जुकाम हो रही है बेटे एक खुराक ले जा ठीक हो जाएगी। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो 4-5 दवाइयों की डोज बनाते हैं अच्छी कि आप इनको लेना, आपकी सुबह तक रिलीफ आपको मिल जाएगा। तो वो सब अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये जो शुद्धताएं होती है ये भी अलग प्रकार की होती हैं। अगर जीन ही किसी प्रकार में जीन में कोई चेंज करना है, किसमें? जीन में, ध्यान रखना, जीन में अगर चेंज करना है तो वो जीन का बदलाव किसान के हाथ में नहीं है, किसान के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। किसान इसके ना तो कुछ ऐड कर सकता, ना घटा सकता, ना बढ़ा सकता, क्योंकि ये किसके हाथ में है? साइंटिस्टों के हाथ में है। जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं उनके हाथ में ये चीजें कि किस क्रॉप में कौन सा जीन कहां ट्रांसप्लांट करना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कई फसलें जो ऐसी हैं वो सूखे के प्रति उनमें प्रतिरोधकता क्षमता होती है। कई फसलें ऐसी हैं, जैसे कि आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा, आपने उसके बारे में पढ़ा भी होगा, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन नाम सुना है आपने? बीटी कॉटन, बीटी कपास, इसको बोलते हैं बीटी कपास। बीटी कपास आपने नाम सुना है बच्चों इसका? ये बीटी कपास है। ये इस प्रकार से इसको बनाया गया है कि इसमें कपास में एक बहुत भयंकर कीड़ा लगता है जिसको बोलते हैं कॉटन बॉलवर्म। क्या बोलते हैं उसको? कॉटन बॉलवर्म, है ना, जिसको बोलते हैं कपास की सुंडी, ये कह सकते हो आप, कपास की सुंडी रोग, है ना। कीड़ा होता है जो कपास की जो बॉल बनती है जिसमें कपास बनता है, रेशा बनता है, उसमें लगता है। तो ये बहुत ही खतरनाक कीट रहता है। हमें कपास का उत्पादन कहां से मिलता है? जो कपास की बॉल होती है, जो कपास में जो गेंद आकार की जो फल बनते हैं उनमें तो रुई बनती है, तो उसी में ये जाकर के रुई को खा जाते हैं पूरी को, तो हमारी पूरा प्रोडक्शन गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही भयंकर रोग है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक अलग ही प्रकार की किस्म निकाल दी, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन स्पेशल फसल एक ऐसी है कपास की जिसमें कॉटन बॉलवर्म नहीं लगता। प्रश्न भी पूछ लेते कभी कभी ये कि बीटी कपास कौन से रोग के प्रति प्रतिरोधक है ना, या बीटी कपास में कौन सा रोग नहीं लगता, या बीटी कपास में कौन से रोग के प्रति लड़ने की क्षमता पाई जाती है ना। तो उसमें कौन सा आएगा? कॉटन बॉल वर्म। इसकी शॉर्ट फॉर्म कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी ऐसे हो जाता है CWCBW, ऐसे कभी कभी ये भी दे देते हैं, C यानी कॉटन, B यानी बॉल, W यानी वर्म, है ना। तो कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कॉटन बॉल वर्म। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और डिजीज जितने भी हो बच्चों, ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, इतना मुझे एग्रीकल्चर में 10-12 साल हो गए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जितने डिजीज आप इंग्लिश में याद करोगे बेटर आपके लिए, जितने डिजीज मतलब रोग आप इंग्लिश में याद रखेंगे उतना आपके लिए बेटर है, चाहे रोग हो। अब दूसरी बात, रोग के जो पैथोजन है, रोगजनक है, वो तो बच्चों आपको इंग्लिश में याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनका हिंदी में नाम भी नहीं होता। जैसे रोगजनक की बात बताऊं आपको मैं, रोगजनक है, रोगजनक मतलब पैथोजन। या रोग कारक बोल सकते हैं। जैसे आपके एक रोग लगता है गेहूं के अंदर, काला तना कीट रोग लगता है ना, एक काला तना कीट रोग, है ना। इसको काली रोली भी बोलते हैं, काली रोली, ठीक है, काली रोली भी सी बोलते हैं। अब आपने इसको अगर अंग्रेजी में देखना तो क्या बोलेंगे इसको? अंग्रेजी में बोलेंगे इसको ब्लैक रस्ट, ब्लैक
रस्ट, अंग्रेजी में इसका ये नाम है। हिंदी में चाहे कुछ भी लिख दो, इसको और भी आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में फिक्स है ब्लैक रस्ट ही आएगा। ये ब्लैक रस्ट जो पैथोजन है, ब्लैक रस्ट जो जो अपना रोग है, जो ब्लैक रस्ट जो रोग है, ये किसके कारण लग रहा है, मतलब ब्लैक रस्ट का जो रोग है किसकी वजह से लग रहा है? तो ये लगता है बच्चों, आपको बताया था मैंने कि पक्सीनिया ग्रेमिनी व अगर गेहूं में लग रहा है तो ट्रीटिसाई, है ना, गेहूं लग रहा है तो ट्रीटिसाई, और जौ में लग रहा है तो हॉर्डियम, क्योंकि गेहूं का नाम क्या होता है? ट्रीटिकम एस्टिवम, और जौ का हॉर्डियम वल्गैर। तो ये मैं आपको उसमें समझा दूंगा और बेटर तरीके से, लेकिन मेरा जो समझाने का व्यू है उसको आप कवर करिए, पर उसको आप दिमाग में लेके आइए कि पैथोजन जितने भी हैं, अब इसमें पक्सीनिया ग्रेमिनी वैरायटी ट्रीटिसाई को हिंदी में क्या लिखेंगे? कुछ और नाम हो सकता है कि इसका? पॉसिबल ही नहीं है, इंग्लिश में याद करना पड़ेगा हमको। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप रोग जनों को इंग्लिश में याद रख रहे हो तो रोगों को क्यों नहीं रख रहे इंग्लिश में? आप रोगों को भी आप इंग्लिश में ही याद रखें। तो मेरा फोकस यही है, जितनी भी डिजीज है उनको आप अंग्रेजी में ही याद रखें। जैसे ये है कॉटन बॉल बर्न, और आपके बीएससी में ये सब इंग्लिश में ही काम में आएंगे, हिंदी में काम में नहीं आएंगे। आप लिख सकते हैं हिंदी में, लिखने चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश बेटर। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, आगे की पढ़ाई करनी है, साइंटिस्ट बनना है, और भी कई गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो बच्चों इंग्लिश में जरूरी है। तब बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, आपको नाम भी याद रखना है, क्या है रख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये जो अब इसमें जो जीनों में चेंज होते हैं, जैसे हमने ये जो रोग कारक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई स्प्रे करेंगे, है ना, इसमें हम किसके स्प्रे करेंगे? फंजीसाइड का, थायरम, कैप्टॉन, बेंटाजेब, जो भी फंजीसाइड है, कवकनाशी, उनका इसमें स्प्रे करेंगे। तो चलिए तो हमारे टॉपिक वापस आते हैं, हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था कि जीन में चेंज पॉसिबल नहीं है, इसलिए जेनेटिक शुद्धता तो जितनी सीड की उतनी रहेगी। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने खेत में अनाज बोया, है ना, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो बालियां होती है वो सामान्य पौधों से ऊपर रहती है। जैसे ये हमारे बाजरे की बालियां हैं, लेकिन कई पौधों की बालियां ऐसे निकल रहती है ऊपर, देखना कई पौधों के ऊपर निकल जाती है ऐसे, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक इस प्रकार से सभी फसलों में। तो अब इसमें क्या है, बीज हमने पूरा सेम काम में लिया है, पूरा बीज कैसा है? सेम, समान बीज काम में लिया है, लेकिन कई बीजों में क्या होता है, आनुवंशिकी में कुछ बदलाव आ जाता है जीनों में। अब वो बदलाव चाहे पर्यावरण की दृष्टि से आए, वातावरण की दृष्टि से आए, या किसी और कारण से आए, है ना, फिजिकल में बदलाव आ जाता है। तो अब ये जो बाल की जो उपज, जो साइज है, बाल जो होते हैं, बालियां, इनकी साइज नॉर्मल फसल से ऊपर जा रही है ना, तो हम क्या करेंगे, इनकी उपज अलग रखेंगे, क्योंकि अब दोबारा इनको बोएंगे तो इनके पौधे का आकार भी इतना बड़ा ही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई जब पिताजी का आकार 5 फीट का है फसलों के लिए, तो उसके जो नेक्स्ट पीढ़ी जो आएगी, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी F1, उसका भी आकार 5 फीट का ही रहेगा। किसी कारणवश कम हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आकार के प्रति बदलाव जीन में, तो ये किसान के हाथ में नहीं है, नेचुरल वे है, प्रकृति के हिसाब से चेंज हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जैसे बालियों की साइज होती है, बालियां आप देखना, बालियों में कई बालियां होती है जो इस प्रकार से समान आकार की रहती हैं, ठीक है, ये इस प्रकार के आकार की रहती है, लेकिन कई बालियां क्या होती है, बड़ी हो जाती है सामान्य आकार से। ये आपको देखने को मिलेगा बदलाव बच्चों, देखना अब तक आपने क्या नोटिस नहीं किया था ये, लेकिन अब इन चीजों को नोटिस करना। देखिए इस प्रकार से कई बालियां होती है जिनका आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है, होता है। ये बाजरे की बालियां सारी, किसकी बालियां है बच्चों? बाजरे की। ये मत बोलना सिर्फ गुब्बारे फुला दिए आपने, कोई बात नहीं, गुब्बारे देख लो, कोई टेंशन नहीं, समझ में आना चाहिए, गुब्बारे हो चाहे बाली, एक ही बात है। चलिए, तो हमने जो बीज बोया उसका बाली का साइज ये है, ठीक है, इसका भी साइज ये है, लेकिन कुछ बालियों का साइज यहां तक पहुंच रहा है, हो रहा है ना। तो क्या करेंगे हम, जो लंबी बालियां हैं इनकी उपज को हम अलग रख लेंगे, सेपरेट, इनकी उपज को हम अलग रखेंगे, और इनकी उपज को हम एक साथ करके अलग रखेंगे, ठीक है। तो देखने को क्या मिला, इनकी जो बालियां हैं वो क्या है, लंबी है। बालियां कैसी है बच्चों? लंबी, और इनकी सामान्य। इनको छोटे नहीं कह सकते हम, छोटी तो वो कहेंगे
जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपसे मेरी हाइट 5 फीट है, अब एक तो है 6 और एक है 4, तो बताओ इसमें छोटा कौन सा हुआ? 4, बड़ा कौन सा हुआ? 6। लेकिन मैं कहूं 5 का ये है और 5 का एक और, तो अब इसमें क्या है? 5 छोटा है कि बड़ा है? छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि समान है, जितना पहले है उतना ही दूसरी की साइज है, तो यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है, ये जितनी साइज हमको लेवल में दी गई है उतनी साइज इसकी है, लेकिन सामान्य से ज्यादा हो रही है साइज, और फसलों की जो बाली है उससे बड़ी बाली बन रही है, मतलब बड़ी बाली बन रही है, तो इसमें इतने बाली वाले पोर्शन में दाने अच्छे हो जाएंगे, दानों की मात्रा बढ़ेगी ना। तो इस प्रकार से इन बाली की उपज अलग रखते हैं। तो ये जो वेरिएशन जो होता है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर बायोलॉजी, उसमें और बेटर समझ में आएगा। तो ये जो चेंजेस हो रहा है ये किसान के हाथ में नहीं है, ये वातावरण की दृष्टि से हो रहा है, पर्यावरण की दृष्टि से हो रहा है, एनवायरमेंटल की दृष्टि से हो रहा है, नेचुरल वे में है ये। तो जेनेटिक प्योरिटी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, ये साइंटिस्टों के हाथ में है, ये प्रकृति के हाथ में है, लेकिन फिजिकल प्योरिटी हमारे हाथ में है। फिजिकल प्योरिटी मतलब बीज के अंदर कंकड़ पत्थर डालना हमारे हाथ में है, बीजों को रोग से ग्रसित करना हमारे हाथ में है। मान लीजिए किसी बीज में नमी ज्यादा रह गई तो सीधी सी बात है फंगस लगेगा। जैसे मूंगफली के अंदर आप देखना कड़वाहट आता है, और मूंगफली के अंदर रोग भी लगता है ना। जो मूंगफली होती है उसमें फंगस लग जाती है, तो उसकी वजह से मूंगफली का बीज अंकुरित नहीं होता। और भी कारण है, बहुत सारे और सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप सिंपल वे में इसको समझे कि आनुवंशिक शुद्धता किसान के हाथ में नहीं है, लेकिन फिजिकल शुद्धता किसान के हाथ में है। चलिए, फिजिकल प्योरिटी को बनाए रखना किसान के हाथ में है। अब वो कैसे बनाए रखना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए बच्चों, भौतिक शुद्धता के आधार पे बीजों को कई भागों में विभाजित किया है, ठीक है। जैसे हमको पता है कि भौतिक शुद्धता 80% से अधिक होती है सर्टिफाइड सीड की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्टिफाइड सीड की या प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता कितनी प्रतिशत होती है? प्रमाणित बीज की, किसकी? प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता, कौन सी? भौतिक शुद्धता होती है, कितनी होती है बच्चों बताओ? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 80% से कम, ऑप्शन सी 80% से अधिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? 80%, 80% से कम, 80% से अधिक, या कोई नहीं। अब जिन बच्चों ने ये पढ़ा है कि सब 80% है, 80% पूरा नहीं पढ़ा, तो प्रश्न आते हुए भी आप गलत करके आएंगे। प्रश्न क्या है, आंसर क्या है? जो फिजिकल प्योरिटी होती है सर्टिफाइड सीड की, प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता कितनी होती है? 80% से अधिक, मोर देन 80%, मोर देन 80%। अब यहाँ पे वो बच्चे क्वेश्चन गलत करके आएंगे जो ये ध्यान में रखेंगे, आनुवंशिक शुद्धता यानी 95, भौतिक यानी 80, किसके लिए? सर्टिफाइड सीड के लिए। लेकिन आपको पूरा आंसर याद रखना है, आनुवंशिक शुद्धता 90% उससे कम नहीं हो सकती, ज्यादा ही हो सकती है, 90% आप मान के चलो, ठीक है। भौतिक शुद्धता 80% से अधिक होती है, कितनी होती है? 80% से अधिक। तो उस स्थिति में आपका आंसर ये आएगा। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शनों में चेंज हो जाता है, कैसे? एक दे दिया 80 बस, उसके बाद यहां पे 80 कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्यों? जैसे मिलेगा 80, उसके बाद बी में से कम, सी में से अधिक, और डी में इंग्लिश को नहीं। अब देखोगे आप जी का चक्कर, मतलब ये है कि यहां तो 80 है, बी की वैल्यू क्या है? 80 से कम, सी की वैल्यू 80 से अधिक, और लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा माइंड का यूज आता है, कॉमन सेंस काम में आता है इस जगह पे। बच्चे की जो तर्क शक्ति जो होती है, मेंटल एबिलिटी जो होती है, वो भी चेक की जाती है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 80% से अधिक। चलिए, तो फिजिकल प्योरिटी के हिसाब से हम कुछ आपको लिखवा रहे हैं सीड्स। पूछ लेते हैं कभी कभी कि गेहूं में कितना प्रतिशत भौतिक शुद्धता पाई जाती है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना उस जगह पे, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है। ये हम आपको ग्राफ बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक। यहां पे आएगा फिजिकल प्योरिटी, भौतिक शुद्धता, और यहां पे फसलों के नाम, फसलों के नाम। नंबर 1, पहली कौन सी फसल आएगी? खाद्यान्न फसल। कौन सी बच्चों?
खाद्यान्न फसलें, पहले हमारी फूड ग्रेन क्रॉप्स आएंगी। बी, कौन सी फसलें आएंगी? दलहनी फसलें। कौन सी? दलहनी फसलें। ठीक। खाद्य फसलें कौन सी होती हैं? आपके गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार। ठीक है। मुख्य तौर पे दलहनी फसलें कौन सी होती हैं? मूंग, उड़द, चौला। ठीक है। इसके अलावा अरहर, ये सारे कुछ हैं। इनको आप लिख लो ऐसे कैसे। इनकी जो कितनी होती है शुद्धता फिजिकल प्योरिटी? 98%। कितनी होती है? 98% इनकी भौतिक शुद्धता बच्चों पाई जाती है। इसके अलावा है ना, लिख लो आप इसको ऐसे कैसे, 98% पाई जाती है इसकी भौतिक शुद्धता। और थर्ड नंबर कितना आप इसमें सी करते? कपास। सी कौन सा है? कपास। कपास की भौतिक शुद्धता भी 98% की होती है। तो पहले में 3 आ गए, खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें और कपास। इनकी फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है? 98%। ठीक। नेक्स्ट नंबर बी, तिलहनी फसलें। कौन सी? तिलहनी फसलों की 97% होती है। जो तिलहनी फसलें होती हैं कितनी होती है बच्चों? उनकी भौतिक शुद्धता 97%। मैं सोचा ऊपर लिख रहा हूं, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, है ना। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, जैसे 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर यह है। तिलहन, तिलहनी जो फसलें होती हैं उनका कितना है? 97%। अब तिलहनी फसलें कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले सरसों, उसके बाद तिल, उसके बाद सोयाबीन। ठीक है। अब एक फसल और बची है, उसको अलग से रखा गया है, मूंगफली। जो ग्राउंडनट है, मूंगफली के अंदर स्पेशली 96% फिजिकल प्योरिटी पाई जाती है, क्योंकि मूंगफली का बीज बड़ा होता है। मूंगफली का दाना देखो आप, मूंगफली का दाना क्या मिलेगा बच्चों आपको? इस प्रकार से बड़ा मिलेगा, तो उसमें टूटने के चांस ज्यादा रहते हैं खाने के। इसलिए मूंगफली की फिजिकल प्योरिटी 96% है। बाकी सबका से साइज सेम है, यहाँ पे बीज का जो आकार है वो भी डिपेंड करता है। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल है सारे, उतार लो बच्चों आप ऐसे कैसे। ठीक है। तो ये हमारी शुद्धता के बारे में था आज का, कि भाई फिजिकल प्योरिटी होती क्या है और क्यों जरूरी है, और कौन कौन सी फसलों में इंपॉर्टेंटली मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया। ठीक है। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, जर्मिनेशन परसेंटेज। क्या चलता है बच्चों? जर्मिनेशन परसेंटेज। देखो अब चैप्टर चल रहे हैं ना ये, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रत्येक क्लास आपके 1 से 2 प्रश्न सही करवाएगी, प्रत्येक क्लास। इसलिए आप इनको ध्यान से लेंगे और बार बार इनको अभ्यास करें, बार बार पढ़ें, क्योंकि सब चीज बेकार जाती है बच्चों, लेकिन पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? अंकुरण प्रतिशतता। प्रतिशत, ठीक है। अंकुरण प्रतिशतता, या ये कह सकते हैं इंग्लिश में इसको जर्मिनेशन परसेंटेज। जर्मिनेशन परसेंटेज, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों इसको? जीपी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में जर्मिनेशन परसेंटेज को? जीपी। चलिए, अंकुरण प्रतिशतता क्या होती है? देखो बच्चों, 100 बीजों पे, कितने बीजों पे? 100 बीजों पे, 100 बीजों पर उगने वाले बीजों की क्षमता, 100 बीजों पर अंकुरण हुए बीजों की क्षमता, ये 100 बीजों पर उगने वाले बीजों का आकलन कह सकते हो, क्षमता कह सकते हो, या संख्या कह सकते हो।
तो 100 बीजों पर उगने वाले बीजों की संख्या, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम अंकुरण प्रतिशत के हिसाब से मापेंगे। क्योंकि एक चीज दिमाग में आप बिल्कुल फिक्स रखना, प्रतिशत कितने पे निकाला जाता है बच्चों? प्रतिशत 100 पे निकाला जाता है, जानते हैं ना? जैसे मैं कहूंगा आपसे कि भाई मेरा 100 रुपए का 10%, 100 रुपए का 10% कितना होगा? तो क्या करेंगे हम? 100 रुपए का 10%, तो परसेंट यानी 100, है ना? कि 100 रुपए का 10% मतलब इसमें 10वां भाग कितना होगा? तो क्या करेंगे इसके लिए हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए? प्राप्तांक बटे कुल प्राप्तांक इंटू 100 का 10% कितना हुआ? इससे इसको काट दो, कितना हुआ? 100, 10 कैसे? 100 में से कुल कितना है हमारा? 100, पूछ कितना रहे हम? 10। चूंकि प्रतिशत कितने पे निकलता है? 100 पे, इसलिए कितना आया? 10%। 100 से 100 कट गया। दोबारा समझो, 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना होता है? अब वैसे हम जानते हैं कि 1000 का 10% 100 होता है, लेकिन कैलकुलेशन कर लेते हैं ना सिंपली। कितना हमको पता करना है? 10%। तो ये हमारा कुल हो गया, नीचे टोटल आ गया, प्राप्तांक यहां और टोटल यहां, उसके बाद परसेंट किसमें निकलता है? 100 पे, मल्टीप्लाई। अब देख लो इसको आप, ये 0 से ये जुड़ गए, ठीक है? ये 100 था ना, तो कितना? 1000 का पूछ रहा है ना ये, कि 1000 का जो 10% है वो कितना निकलेगा? यहाँ पे 10% भी आएगा अपना। ये तो 1000 का 10% कितना होता है? कितना होता है? 100। कितना होता है बच्चों? 100। बस ये मिस्टेक हो गया, मैं इसको भी करता हूँ करेक्ट बच्चों। इसमें हम डायरेक्ट 10 का भाग दे देंगे इसके अंदर। इसमें क्या करेंगे? जितना हमको परसेंट चाहिए उसका हम भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? जो भी होगा हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आया? 100। हम ये तो करते हैं, आपसे कहा है 500 रुपए दे दिए साहब, कि 500 रुपए में से एक काम कर 10% की दवा ले, क्या करेंगे हम? 500 बटे 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50। हुआ कि नहीं हो? 500 रुपए 10% 50 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। और किसी को कंफर्म करना हो सब कैसे हो? 10% है तो गलत है, तो कंफर्म कर लो आप। 500 को 10% 50 है, अगर इसको आपको क्योंकि किसका निकाला है हमने? 10% 500 का, मल्टीप्लाई कर लो आप, 500 हो जाएगा। ये जोड़ व गुणा भाग है, 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ आपने ढंग से, ठीक? तो मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रतिशत हमेशा 100 पे निकाला जाता है, इसीलिए यहाँ पे 100 बीजों की संख्या ली है। यहाँ पे क्या लिया है? 100 बीजों की संख्या इसलिए ली है। कई बच्चे सोच रहे हैं साहब आपने 1000 क्यों नहीं लिए? हमने इसलिए नहीं लिए क्योंकि परसेंट जो निकलता है हमेशा 100 पे निकलता है। तो अंकुरण प्रतिशतता निकालने के लिए हमें 100 बीज ही बोने पड़ेंगे। प्रश्न में सिंपल भी आ जाता है, अंकुरण प्रतिशतता निकालने के लिए कितने बीज लिए जाते हैं सैंपल में? तो अंकुरण परसेंट निकालने के लिए, जर्मिनेशन परसेंट निकालने के लिए, चाहे वो लैब में निकाले चाहे खेत में निकाले, हमें 100 बीज ही काम में लेने पड़ेंगे, ठीक है? अब 100 बीज काम में लेने के लिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने 100 बीज बोए, कितने बीज बोए? 100 बीज, और कितने हो गए? 98। कितने हो गए बच्चों? 98। तो कितना परसेंट इसका हुआ? ये 98% जर्मिनेशन हो गया ना? अगर मान लीजिए 97 बीज उगते हैं तो कितना हो गया? 97% जर्मिनेशन हो गया। 96 उगते हैं तो कितना हो गया? 96% जर्मिनेशन हो गया। मतलब ये अंकुरण प्रतिशतता है। किसी का 80% हो गया अंकुरित, तो 80% उसकी अंकुरण क्षमता है, अंकुरण प्रतिशतता है। बाकी सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो अंकुरण प्रतिशतता में जो हायर रेंज रहती है, अधिकतम रेंज रहती है, वो कितनी रहती है? जो अंकुरण प्रतिशत जो रहता है, जो जर्मिनेशन परसेंटेज रहता है, वो रहता है 85%। 85% हो सकता है, 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है। तो अंकुरण प्रतिशतता कम भी हो सकती है, और इसी अंकुरण प्रतिशतता के आधार पे ही सीड रेट का विभाजन होता है कि सीड रेट कैसे फिक्स होती है। बोलते हैं ना कि 1 हेक्टेयर में 100 किलो चाहिए, 1 हेक्टेयर में 4 किलो चाहिए, तो कैसे निकाला वो इसी
को मेजर कर रख के निकाला जाता है कि हम लोग अगर 1 किलो में अगर 5000 बीज है तो उसमें कितने बीज उगेंगे, तो कम से कम खेत में इतने पौधे तो होने ही चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मुझे खेत में 1000 पौधे चाहिए, तो मैं ये थोड़ी कि उसमें 1000 बीज बो दूंगा। अगर मैं 1000 बीज बो दूंगा तो 800 और 50 पौधे उगे। मैं कहूँ कि मुझे खेत में 100 पौधे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्या 100 पौधे 100 बीज बोऊंगा, 100 बीज बोऊंगा तो 85 बीज उगे, 100 बीज नहीं उगे ना, तो मैं क्या करूंगा 110 115 बीज बोऊंगा, तो आराम से 100 बीज उग जाएंगे। तो उसी के हिसाब से सीड रेट रखी जाती है, जो सीड रेट का वेट रखा जाता है, वजन रखा जाता है, ये इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के रखा जाता है। तो हम पॉइंट पे आते हैं वापस, हमारे जो चल रहा है पॉइंट कि अंकुर प्रतिशतता होती है, ये अलग अलग बीजों की अलग अलग होती है ना, अलग अलग बीजों की अलग अलग होती है। निकाल किसमें है कि 100 बीजों पे अंकुरित होने वाले बीजों की संख्या, या 100 बीज बोने पर अंकुरित होने वाले बीजों की संख्या क्या कहलाती है, अंकुरण प्रतिशतता कहलाती है। अब कई फसलों की अंकुरण प्रतिशतता अलग अलग होती है, तो उसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसमें आप एक तरफ देखो फसल का नाम, दूसरी तरफ उसकी अंकुरण प्रतिशतता, है ना। पहला है आपका यहां पे जीपी, यहां पे क्रॉप यानी फसल। सबसे पहला आपका है नंबर 1 पे फसल लिखो आप, गेहूं, जौ, चना। कितना होता है इनका जीपी 85%। कितना होता है 85%। गेहूं जौ चना का अंकुरण परसेंट कितना होता है 85%। धान ज्वार का 80%, धान और ज्वार का 80%। नंबर 2 पे लिखो आप, धान और ज्वार पे कितना होता है 80%। ठीक है। नंबर 3 आप इनको साथ साथ उतारते जाए। नंबर 3 लिखो बच्चों, रिज का तिल, है ना, बरसीम रिज का तिल, बरसीम रिज का तिल। बरसीम रिज का तिल, ये 3 फसल जिसमें 2 तो आपके हैं, चारे वाली फसल 1 है तिलहनी फसल। इसका होता है कितना, इसका भी 80% ही होता है। कितना होता है बच्चों 80% होता है। आप चाहो तो एक काम करो, इनको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अलग लिख लो, कोई टेंशन नहीं, अलग हो जाएगा ना चीजें। ये खाद्यान्न हो गई, ये चारे वाली फसल प्लस तेल वाली फसल आ गई। नेक्स्ट लिखो आप आगे, दलहनी फसलें। कौन सी फसलें, दलहनी फसलें, जिसमें बाजरा ज्वार मूंग मोठ, है ना, और इसके अलावा एक फसल है खाद्यान्न। ठीक है, दलहनी फसलें, इसके साथ साथ इसमें अपवाद है खाद्यान्न, जिसका 75% होता है जीपी। कौन कौन सी लिखो, यहां लिखो, देखो, दलहनी फसल व बाजरा। कितना होता है इसका, जो अंकुरण प्रतिशतता होती है कितनी होती है इसकी 75%, है ना। कितनी होती है 75%। इसमें पूरी दलहनी फसलें आ गई। ठीक है, सोयाबीन और मूंगफली, कुसुम, ग्वार, सूरजमुखी। सोयाबीन मूंगफली कुसुम ग्वार सूरजमुखी का 70% होता है। नंबर 5 सोयाबीन ग्वार मूंगफली कुसुम और सूरजमुखी। कितना होता है इसका, इसका 70% होता है, है ना। और एक फसल बचती सबसे लास्ट में, कपास। कपास का होता है 65%। कपास से कितना होता है, कपास होता है बच्चों 65%। कपास में कितना होता है 65%। 65%। इसको बच्चों ऐसे कैसे उतार लो आप, सेम टू सेम। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, बीजों में नमी की मात्रा। ये कह सकते हैं
बीज में तो खैर नमी बहुत कम होती है ना। तो इसमें कितनी परसेंट, अब क्योंकि हम सीड के बारे में पढ़ रहे हैं, सीड क्या होता है, सीड के बारे में सारा सिस्टम चल रहा है। तो ये सीड में ही है बच्चों, ये जो नमी की मात्रा भी सीड में पढ़ेंगे हम, कि कौन से बीज में नमी की मात्रा कितनी रखी जाती है। तो उसके मैं केवल आपको 3 ही चीजें लिखवाऊंगा, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा मैटर। ये टॉपिक आपके छोटे छोटे जर्मिनेशन परसेंटेज, मॉइस्चर कंटेंट, इसको जर्मिनेशन परसेंटेज हो गया। अब आई नमी की मात्रा। नमी, इसको बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट। ठीक, नमी की मात्रा। नमी क्या चीज होती है? बीज के अंदर पानी का पाया जाता है, समझो। अब पानी मिलेगा तो क्या होगा, बीज गीला कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे पानी का जो रूप होता है केवल वाष्प के रूप में होता है। किस रूप में होता है? एकदम वाष्प के रूप में, हल्का सा होता है, मतलब महसूस नहीं होता, लेकिन पानी पाया जाता है, गीला होता है बीज। तो इसलिए उसको नमी नाम दिया है। हम बोलते हैं ना कि आज के मौसम में थोड़ी नमी है, तो नमी यानी ये थोड़ी कि पूरा गीला हो रहा है, नहीं। नमी यानी पानी की तो मात्रा है, लेकिन वो हुमस के रूप में, वाष्प के रूप में है, थोड़ा हल्का है पानी, बिल्कुल महसूस हो रहा है हमें, लेकिन ये है। तो नमी के लिए हम लोग बीजों को 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला भाग आएगा, उसमें आएगी खाद्यान्न फसलें। कौन से बच्चों? खाद्यान्न फसलें। जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं सभी में नमी की मात्रा कितनी रखी जाती है? 10 से 12%। ये बिल्कुल राइट है, ये ध्यान रखना। नमी की मात्रा कितनी रखी जाती है? ये आएगा ये नमी, इसको लिख लो ऐसे कैसे आप, ठीक है, नमी। और यहाँ पे फसल, फसल, ठीक, नमी की मात्रा, फसल की मात्रा। चलिए, खाद्यान्न फसलों में नमी कितनी रखी जाती है? 10 से 12%। नंबर 2, अब आते हैं कौन से? दलहनी फसलें, पल्सिस क्रॉप्स, है ना, पल्स क्रॉप, दलहनी फसलें। पल्स क्रॉप में कितना रखा जाता है मॉइस्चर कंटेंट? पल्स क्रॉप में बच्चों रखा जाता है 8 से 10%। कितना रखा जाता है? 8 से 10%। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी आ जाता है बच्चों, देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां ऐसे भी आ सकता है कभी कभी। ये देखो ये एग्जाम के दृष्टिकोण के हिसाब से होता है सेट, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमम तो 12, न्यूनतम 10। अब वो इसको ऐसे भी बढ़ा सकता है, ये इसको ऐसे बढ़ा सकता है, डिपेंड उस पर करेगा कैसे लगाए ऑप्शन में। ये भी आ जाए तो भी आपको ध्यान में रखना है, और ये आ जाए तो भी ध्यान में रखना है ना। इस प्रकार से आगे पीछे वो कर सकता है। लेकिन राइट आंसर क्या आएगा इसका? 10 से 12%। जब 10 से 12% आप ऐसे लिख दो, 10 से 12% आप ऐसे लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, अब बच्ची कौन सी? खाद्यान्न फसलें हो गई, इसमें थोड़ी नमी की मात्रा ज्यादा होती है। कितनी? 10 से 12%। दलहनी फसलें जो होती है इनमें 8 से 10% होती है। लेकिन तिलहनी जो फसलें होती हैं, तिलहनी, कौन सी? तिलहनी फसलों में, ये विशेष ध्यान रखा जाता है, ये आता भी है प्रश्न। तिलहनी फसलों में कितना रखा जाता है मॉइस्चर कंटेंट? तिलहनी फसलों में रखा जाता है 8% से कम, 8% से कम। अब इसका ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ये तो ये आ जाए 8% से कम, या फिर ऐसे आ जाएगा 8 से लेस देन, ऐसे भी आ सकता है। कभी कभी यहाँ पे ये और लगा देते हैं, नीचे निशान ऐसे लगा देते हैं कभी कभी। तो यहाँ ये देख रहे हैं चिन्ह कौन सा आ गया, बात वही है। तो ये चिन्ह का मतलब होता है लेस देन, कम। 8% से कम मतलब अधिकतम 8% होनी चाहिए नमी। दलहन जो अपने ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, जो तिलहनी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों है कि नहीं, और तिल, मूंगफली, सोयाबीन, इन सबसे तेल निकलता है ना। तो ये ऑयल क्रॉप्स हो गई, ऑयल सीड क्रॉप्स। तो तिलहनी फसलों में नमी की मात्रा 8% से कम रखते हैं। अब रेंज में कई कई जगह ये दिया हुआ है कि 6 से 8% रखी जाती है। तो बच्चों ये भी सही है, रेंज में दिया गया है 6 से 8%। और इसको ऐसे लिख दो, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, 8 से 6%, बात वही है भाई, बढ़ी तो रहा है यहाँ पे 6 से 8% या 6 से 8% पढ़ेंगे तो ऐसे ही इसको है। तो इसलिए ये रेंज जो है 6 से 8% भी कई जगह दिया हुआ है, वो भी सही है। लेकिन राइट आंसर क्या है इसका? 8% से कम। आपको अगर ध्यान में रखना है तो क्या रखना है? अब इसको याद करने का तरीका दिखाता हूं आपको मैं। देखो,
पहले आती है खाद्यान्न, फूड ग्रेन। फूड ग्रेन का जो नमी होता है मैक्सिमम होता है 12%। कितना होता है? 12%। फिर आता है पल्स क्रॉप। पल्स क्रॉप का जो अपना मॉइस्चर कंटेंट होता है वो होता है मैक्सिमम 10%। कितना होता है मैक्सिमम? 10%। और फिर आता है ऑयल सीड क्रॉप्स। कौन सी? ऑयल सीड क्रॉप्स या तिलहनी फसलें। इसका जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है मैक्सिमम कितना रहता है? 8%। ये है कौन से? मैक्सिमम वाले, कि भाई अधिकतम या अधिकतम। ये अधिक वाले हैं कि अधिकतम तो होना चाहिए फूड ग्रेन में 12%, पल्स में 10%, ऑयल में 8%। अब बचा कितना? जब पल्स में 10% है तो फूड में कितना आएगा? 12 से 10 आया कि नहीं आया? भाई 10 के बाद तो पल्स स्टार्ट हो रहा है, तो फूड में 12 से 10% रखेंगे। जब पल्स का 10 मैक्सिमम है तो कितना आएगा? ऑयल सीड 8 पे आ रहा है तो कितना आएगा इसका? 10 से 8 आ गया कि नहीं आया? तो ये हो गया 8 से 10, 10 से 8, और ये 10 से 12, और नीचे का 8% से, यह 8% से कम, यहां पे 8% से कम है। तो ये शॉर्ट तो बिल्कुल छोटा टॉपिक है, बिल्कुल शॉर्ट है। अब इसमें कोई बच्चा फसल लिखना चाहेंगे, सर आप तो फसल लिखा दो, तो खाद्यान्न फसलों में मैंने आपको बता चुका हूं, लिख सकते हैं आप चाहें तो। मैक्सिमम जो फसलें हैं आप लिखना चाहो इसमें लिख लो बच्चों। गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, सोयाबीन। मक्का, धान, सोयाबीन नहीं है, सॉरी, है ना। गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं। दलहनी फसलों में आपको पता है टोटल दालें, चना, मटर, मूंग, मोठ, उड़द, चौड़ा, सभी दालें। और ऑयल से क्रॉप्स में सरसों, तिल। ठीक है, ये हमारा हो गया मॉइस्चर कंटेंट वाला पोर्शन, आर्द्रता वाला पोर्शन या नमी वाला पोर्शन। नमी भी कह सकते हैं इसको, आर्द्रता भी कह सकते हैं। ऑप्शन में नमी भी आ सकता है या आर्द्रता भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। ये भी आ सकता है बच्चों। यहाँ आपको कंटेंट, क्योंकि यहाँ हिंदी में नाम अलग अलग, अंग्रेजी में तो सेम मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा। जिन बच्चों ने मॉइस्चर याद किया है उसको हिंदी देखने की जरूरत नहीं है, हिंदी में चाहे कुछ भी आए, कैसे कबूतर, कैसे कौवा, कैसे कुछ भी आ सकता है, कोरोना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आपको इंग्लिश में मॉइस्चर तो मॉइस्चर ही है। तो ये बच्चों अभी का जो चैप्टर था उसमें हमने क्लियर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे आइसोलेशन डिस्टेंस। ये बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा फिनिश करना चाह रहा हूँ। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है, क्यों जरूरी है, और फसलों की कितनी कितनी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा आइसोलेशन डिस्टेंस। चलिए बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पृथक्करण दूरी। क्या बोलते हैं इसको? पृथक्करण दूरी, अंग्रेजी में आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं आईडी, है ना। क्या बोलते हैं इसको? आईडी शॉर्ट में बोलते हैं। आईडी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस, शॉर्ट ट्रिक है आपको याद करने के लिए। तो पृथक्करण दूरी क्या है? देखो, पृथक्करण, जो पृथक्करण है इसको हम अगर समझेंगे तो इसमें दो शब्द हैं। कौन कौन से? एक तो है पृथक और दूसरा है करण, है ना। पृथक और दूसरा है करण। अब पृथक्करण में हमें ध्यान में क्या रखना है? पृथक्करण में ध्यान में रखना है कि पृथक का मतलब होता है अलग करना। क्या होता है पृथक का मतलब? अलग। पृथक का मतलब क्या होता है बच्चों? अलग। ठीक, हिंदी में हो जाता है मिस्टेक, इंग्लिश में सही बिल्कुल, आइसोलेशन डिस्टेंस। तो अलग करना, अलग करने यानी करना। तो पृथक यानी अलग करने यानी करना, बराबर क्या हुआ? अलग करना। यहां तक समझ में आ गया बच्चों आपके? पृथक यानी अलग करने यानी करना, मतलब अलग करना। ठीक है, क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं। चल, हम लोग जब खेत में फसल उगाते हैं तो उस समय हम लोग
सामान्यतः आपने देखा होगा कि जैसे ये खेत का, मैं आपको चार्ट बना के दिखा रहा हूँ थोड़ा छोटा सा, हालांकि जल्दी समझाऊंगा, आप जल्दी समझ रहा हूँ उसको थोड़ा सा ना, क्योंकि उसमें इतना डिफिकल्ट चीजें नहीं है। ये मैं किस प्रकार से इसको विभागों में बांट रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने खेत को बांट दिया साहब। अब मेरा फील्ड है, जैसे मान लीजिए ये फील्ड ए का है, ये फील्ड बी का है, ये फील्ड सी का है, ये फील्ड डी का है, फिर यहाँ ये ई का है, ये एफ का है, ये जी का है, ये एच का है, ये आई का है, जे का है, के का है, एल का है। मतलब ये सभी के अलग अलग फील्ड है, अलग अलग आदमी के खेत है। क्लियर? चलिए अब, या फिर ये समझो कि ये हमारा पूरा खेत है, इसको हमने इस नाम से विभाजित किया है। अब हम हमारे एक खेत में गेहूं बोएंगे, तो आप देखना कि हर व्यक्ति फिर गेहूं बोएगा, बोता ही नहीं बोता गेहूं, हर व्यक्ति गेहूं बोता है, ये भी गेहूं बोएगा, ये भी गेहूं बोएगा, ये सारे गेहूं बोएंगे। अब इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में गेहूं के अंदर उपज में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, उपज में चेंज आने वाला नहीं है। तो ये चीज हम खेत में तो बो सकते हैं, जो हमारा खेत है उसमें तो हम बो सकते हैं, खेत में तो आप कुछ भी बो चाहे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो फसल बो रहे हैं उसमें किसी प्रकार की जो जीन होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं दिखे। ये कह सकते हैं कि खेत में तो आप इसको कैसे भी बो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अगर हम लैब में लेंगे या एक्सपेरिमेंट फील्ड में लेंगे, प्रयोग जो खेत है वहां लेंगे जहां पे प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे इसकी परिभाषा चेंज हो जाएगी, वहां पे इसकी जो डायग्राम है पूरा वो चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? ये मैं दूसरा खेत बना रहा हूं आपके सामने, दूसरा पूरा बड़ा खेत, यहां पे क्या होगा? ये देखिए, आप इसको समझना बच्चों, गहराई समझना, ये काम में आने वाली चीज है और ये संबंधित है रिसर्च लाइन से। आप जब मास्टर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे, तब आपको चीजें वहां इन चीजों का बहुत ज्यादा मेंशन रखना पड़ेगा। ये चीज आपको विशेष उस समय ध्यान में रखनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी पहले होनी चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टरेट डिग्री के लिए एलिजिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, प्राइमरी स्टेज की तरफ जा रहे हैं। आप भविष्य के साइंटिस्ट हैं, कुछ बनने बच्चे जो है जो बनेंगे भी, ठीक है। तो ये चलिए, ये बनने फील्ड। चलो बच्चों, इसमें समझते हैं हम आपकी जो पूरा क्या है आइसोलेशन डिस्टेंस। देखो, ये आपके बायोलॉजी में है थोड़ा सा चैप्टर इसका। जब हम संकर सीड बनाते हैं, कौन सा सीड? संकर सीड या हाइब्रिड सीड। कौन सा सीड? हाइब्रिड सीड। तो उसमें जब हम खेतों में फसल बोते हैं तो उसमें एक चीज होती है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, पृथक्करण दूरी। पृथक्करण यानी अलग अलग दूरी। इसका शब्द का मतलब क्या था? अलग अलग करना। मतलब पहले खेत की दूरी, दूसरे खेत की दूरी, तीसरे खेत की दूरी, और इसी प्रकार से पहले खेत की दूरी, दूसरे खेत की दूरी, तीसरे खेत की दूरी में जो गैप है वो गैप एक रेंज में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेंज में होना चाहिए। ये मान लीजिए मेरे पास यही हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए फील्ड है। अगर मैं खेती कर रहा हूं तो मैं इस प्रकार से बो सकता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां मुझे उपज मिलेगी। लेकिन अगर मैं बीज का उत्पादन कर रहा हूं, क्योंकि हमारा पोर्शन कौन सा है? सीड। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सीड के बारे में। तो हम सीड प्रोडक्शन में जब बीजों का इस प्रकार से फील्ड में एक्सपेरिमेंट करेंगे, फील्ड में उगाने बीजों को, तो वहां पे आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है, आइसोलेशन डिस्टेंस को ध्यान में रखा जाता है। आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब यही होता है, अलग अलग करना, मतलब एक फील्ड की दूसरे फील्ड से दूरी कितनी है। आइसोलेशन डिस्टेंस का सामान्य अर्थ क्या समझेंगे आप? एक खेत की दूसरे खेत से जो बीच की दूरी है वो ही आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाती है। आगे समझ गए? अब इसका वो मतलब ही नहीं है कि ये तो फार्मर फील्ड है, ये फार्मर फील्ड है, ये एक्सपेरिमेंट फील्ड है। फार्मर फील्ड यानी किसान का खेत, एक्सपेरिमेंट फील्ड यानी प्रयोग का खेत। तो फार्मर फील्ड में हम कुछ भी बोए, कोई टेंशन नहीं, बट एक्सपेरिमेंट फील्ड में हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से बीज बनेगा और बीज में वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इन बीजों को किसान बोने के लिए काम मिलेगा, है ना? इन बीजों को किसान फर्दर जो पीढ़ी आएगी बोने के लिए काम मिलेगा। तो हमने क्या देखा
एक फील्ड से दूसरे फील्ड, है ना, एक फील्ड से दूसरे फील्ड की जो बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? आइसोलेशन डिस्टेंस। भविष्य में ध्यान रखना, आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब ही यही है, डिस्टेंस यानी दूरी, और आइसोलेट करना, बीच में से उसको आइसोलेट करना। तो दूरी के हिसाब से हम उसको आइसोलेट करते हैं, सुरक्षित करते हैं। अभी कहते हैं ना कि भाई कोरोना के लिए आइसोलेशन करना पड़ता है, आइसोलेट वार्ड रखना पड़ता है, तो वही मतलब चीज है इसका कि उसको सुरक्षित रखा जाता है। अब आइसोलेट करेंगे हम दूरी के हिसाब से करेंगे, अगर डिस्टेंस के हिसाब से करेंगे तो क्या कहलाएगा? आइसोलेट डिस्टेंस कहलाएगा, है कि नहीं? आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि हम दूरी के हिसाब से इसको मेंटेन कर रहे हैं। पृथक्करण को किसके हिसाब से कर रहे हैं? हम दूरी के हिसाब से बना रहे हैं। तो यहां पे भी यही होता है। अभी कोरोना के तहत जो किसान लोग बाहर से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है। इसके अलावा मार्केट में जो लोग जाते हैं उनसे कहा गया कि आप 2 गज की दूरी रखें एक दूसरे से। तो 2 गज मतलब सोशल डिस्टेंसिंग कितनी रखें? 2 गज की। अब वहां पे आइसोलेट जो शब्द है इसका उपयोग जब होगा जब हम किसी काम के लिए अंदर जाएंगे। जैसे हमें सामान लेना है तो हाथ से हम सैनिटाइज करेंगे, केमिकल से हाथों को करेंगे ना, तो वो एक प्रकार का आइसोलेटर है, मतलब वो बीमारियों को हमारे हाथ से रगड़ने से रोक रहा है। रोक रहा है, नहीं रोक रहा। तो यहाँ पे भी ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है कि किस रूप में? डिस्टेंस के रूप में। अब यहाँ हमें आइसोलेट करना है चीजों को, लेकिन दूरी के रूप में करना है। तो यहाँ इसका हिंदी में मतलब क्या निकलेगा कि हम अगर खेत को करते हैं आइसोलेट, किस रूप में करेंगे? दूरी के रूप में करेंगे। एक खेत से दूसरे खेत की दूरी को हम क्या कहेंगे? आइसोलेशन डिस्टेंस कहेंगे। एक फील्ड से दूसरे फील्ड की दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाती है। अब ये क्यों होती है? ये होती है, इसमें आप एक शब्द जोड़ देना, नेक्स्ट जो शब्द है वो जोड़ देना, शुद्ध बीज उत्पादन के लिए। क्या उत्पादन के लिए? शुद्ध बीज उत्पादन के लिए, मतलब प्योर सीड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, प्योर सीड प्रोडक्शन के लिए आपको एक खेत से दूसरे खेत के बीच में दूरी तय करनी पड़ेगी, डिस्टेंस रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फसल में बीज कब बनेगा? जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, नर पुष्प और मादा पुष्प का संगम होगा, तभी तो जाकर के बीज बनेगा। तो उसमें होता यह है, अगर हम लोग नजदीक नजदीक प्लॉट लगा दें, जैसे एक खेत ये है और उसके बगल में खेत ये है, तो होगा क्या कि इस खेत में हमने बोया कौन सा? इस खेत की वैरायटी है राज 3077, और इस खेत में कौन सी है बच्चों? इस खेत में राज 3777। समझ रहे हैं चीजों को आप बारीकी से? राज 3077 वैरायटी अलग है और 3777 वैरायटी अलग है। अब हम क्या कर रहे हैं? इनको आगे के नए बीज बनाने के लिए, जैसे बताया था आपको पहले, न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड। बताया नहीं बताया आपको? मैंने बताया। तो ये आइसोलेशन डिस्टेंस आपको पता है कि न्यूक्लियर सीड किसके पास होता है? सैंपल के रूप में रहता है न्यूक्लियर सीड, ये प्रजनक के पास होता है। ब्रीडर सीड ये भी प्रजनक के पास होता है, लेकिन न्यूक्लियर सीड फादर ऑफ सीड, जो जनक है उसका, और दूसरा सीड साइंटिस्टों के पास होता है, मतलब वो किसानों के किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट अब आता है फाउंडेशन सर्टिफाइड। कौन कौन सा सीड आता है? फाउंडेशन और सर्टिफाइड। न्यूक्लियर सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज 100%, ब्रीडर सीड का जीपी कितना होता है? 100%। तो ये तो किसान की पहुंच से बिल्कुल बाहर है ना, ये किसान की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। अब बचा कौन सा? न्यूक्लियस हो गया, ब्रीडर हो गया, अब बचा फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो इन दोनों को हम कहां उगाते हैं? इन दोनों बीजों को उगाते हैं फील्ड में। कहां उगाते हैं बच्चों? ये दोनों को हम उगाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, या आने वाली पीढ़ी उगाने के लिए, आने वाली पीढ़ी का नया निर्माण करने के लिए, बीज का निर्माण करने के लिए हम लोग इनको फील्ड में उगाते हैं ना। जैसे फाउंडेशन सीड उगाए तो क्या करेंगे हम? फाउंडेशन सीड उगाएंगे तो संबंधित पंजीकृत संस्था, सर्टिफाइड एजेंसीज हैं, उनके पास हम इस सीड को भेजेंगे। और सर्टिफाइड सीड बनाएंगे तो ये जो स्टेट एजेंसीज हैं, जैसे राजस्थान
राज्य सीड कॉर्पोरेशन RSSC जो है उसमें, ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSSC उसमें इसको उगाएंगे हम। तो ये अलग अलग फॉर्म है दोनों का। तो फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड उगाएंगे तो भी हमको एक दूसरे के बीच में गैप रखना पड़ेगा खेतों के बीच में, सर्टिफाइड उगाएंगे तो भी हमको एक दूसरे के बीच में गैप रखना पड़ेगा। जैसे हम राज 3077 का अगर कोई बीज उगा रहे हैं, किसको उगा रहे हैं 3077 का, और उसी के बगल में हमने 3777 वाला बीज उगा दिया, तो होगा क्या, दोनों का हमको पता है कि ये स्वयं परागित फसल है, सेल्फ पोलिनेटेड यानी स्वयं परागित फसल। ये भी आपके सिलेबस में बता दूंगा आपको मैं, क्रॉस पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेटेड मतलब स्वयं परागित फसल और पर परागित फसल, ये भी आपके सिलेबस में मैं आपको समझा दूंगा, लिखवा देंगे आपको। अभी आप समझो इस चीज को। तो गेहूं का परागण खुद के ही नर जननांग से होगा, और यहाँ पे भी गेहूं का परागण खुद के ही नर जननांग से होगा। लेकिन बाय द वे अगर हम लोग डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे तो स्वयं का काम में आ जाएगा, लेकिन हमने इस डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया तो होगा क्या, वो इसमें वेरिएशन आ जाएगा, मतलब इसमें सीड में अशुद्धि आने की संभावना, क्या आने की संभावना, अशुद्धि आने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब मिक्सचर या डिफरेंस या एरर आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ के बीज तो जो मिलेंगे, अगर हम आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं तो यहाँ के प्योर बीज मिलेंगे हमको, और आइसोलेशन डिस्टेंस नहीं रखते हैं तो फिर हमें शुद्ध बीज नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें राज 3077 का भी जीन मिलेगा और इसमें राज 3777 का भी जीन मिलेगा, तो आपस में ये क्रॉस हो जाएंगे। तो इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस शुद्ध बीज उत्पादन के लिए जरूरी है। किसके लिए, for pure seed production isolation distance must be required for pure seed production। शुद्ध बीज उत्पादन के लिए एक खेत से दूसरे खेत की दूरी को ही पृथक्करण दूरी कहा जाता है। ये आपके लिए शुद्ध हिंदी की परिभाषा है। शुद्ध बीज उत्पादन के लिए एक खेत से दूसरे खेत की पृथक्करण दूरी या एक खेत से दूसरे खेत की दूरी को ही पृथक्करण दूरी कहा जाता है। तो बच्चों ये तो हो गया पृथक्करण दूरी के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम बात करेंगे अलग अलग फसलों की अलग अलग पृथक्करण दूरी होती है। क्रॉप्स की जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है बच्चों वो अलग अलग होती है, तो वो मैं आपको अभी लिखवा देता हूं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉलम कोई सारणी। लेकिन सीड कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है ना। देखो यहां पे लिखे हैं पहले फसल का नाम, यह है ये बच्चों फसल, ठीक है। अब यहां पे पृथक्करण दूरी किस किस की आएगी, पहले आएगी पृथक्करण दूरी, आ गए ना। पृथक्करण दूरी किस किस की आएगी, पृथक्करण दूरी क्योंकि हम लोग 2 बीज बो पाएंगे, कौन कौन से, फाउंडेशन और सर्टिफाइड। कौन कौन से बीज बोएंगे, फाउंडेशन और सर्टिफाइड, है ना। तो फाउंडेशन सीड की, सर्टिफाइड सीड के लिए हिंदी में लिखना चाहते हिंदी में लिख लो आप इसको। फाउंडेशन को आधार बीज की यहां आएगी दूरी अलग, और प्रमाणित ये कौन सा है, प्रमाणित बीज की दूरी यहां अलग आएगी, ठीक है। अब आप इसको समझते चलना मेरे प्यारे बच्चों। अब ये आपके काम की चीज मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है, ठीक है ना। इसमें इस चीज को इस प्रकार से मेंशन करना है। तो यहां फसलों के नाम आएंगे, यहां से आपको 1 नंबर करके लिखना है पृथक्करण दूरी फाउंडेशन की और सर्टिफाइड की। अब मुझे आप एक चीज कॉमन सी छोटी सी बताओ, बेसिक कंसेप्ट, इन दोनों बीजों में से ज्यादा शुद्ध कौन सा है, फाउंडेशन में से सर्टिफाइड में से ज्यादा शुद्ध कौन सा है। जब शुद्धता की बात आए, प्योरिटी की बात आए, तो आपके दिमाग में एक ग्राफ आना चाहिए, कौन कौन सा, बीज के प्रकार कितने होते हैं, न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड। सबसे ज्यादा शुद्ध ये 100%, उसके बाद ये 100%, उसके बाद ये 98%, उसके बाद ये 95%, आ गया ना। तो इन दोनों में से ज्यादा शुद्ध कौन सा है, ये, उसके बाद ये। तो ज्यादा शुद्ध जो होगा उसके लिए दूरी ज्यादा रखनी पड़ेगी, और कम शुद्ध होगा उसके लिए दूरी कम रखनी पड़ेगी, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए प्योर घी जो होता है उसकी कीमत ज्यादा रहती है नहीं, तो प्योर है, शुद्ध है, बहुत मेहनत से बना है वो,
और जो मिलावट वाला घी होता है वो सस्ता मिलता है मार्केट में, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। वो क्यों सस्ता है? मिलावट से बनाया गया घी हो। सेम प्रोसीजर यहीं पे है। शुद्ध जो बीज बनता है फाउंडेशन सीड, इसमें 90% प्योरिटी है, 98% ज्यादा शुद्धता है। इसलिए अगर हम फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन करेंगे तो आइसोलेशन डिस्टेंस को ज्यादा रखेंगे, और सर्टिफाइड कब करेंगे तो आइसोलेशन डिस्टेंस को थोड़ा सा कम रखेंगे। लेकिन कई फसलें ऐसी हैं जिनमें फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड की जो पृथक्करण दूरी है वो समान रहती है। देखो, सामान्य तो दूरी अलग अलग होनी चाहिए, हम भी मानते हैं इस चीज को, लेकिन कई फसलें ऐसी हैं जिनमें आधार की दूरी और प्रमाणित की दूरी, फाउंडेशन की और सर्टिफाइड की दूरी सेम ही रहती है, अलग नहीं रहती। तो अगर अलग रहेगी तो कम ज्यादा आएगी, आएगी नहीं आएगी, किसी की कम किसी की ज्यादा, तो ज्यादा किसकी आएगी? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। तो ज्यादा आएगी फाउंडेशन की। क्यों? फाउंडेशन का सीड ज्यादा शुद्ध है, इसलिए इसकी दूरी ज्यादा रखेंगे हम। इस प्रकार से घर में रखते हैं ना, घर में हम शुद्ध घी को अलग रखते हैं, बिल्कुल कोई छू ना सके उसको, और मिलावट वाले घी को बाहर रखते हैं कि कोई भी उसको हाथ लगा सकता है ना। उसी प्रकार सिस्टम इसमें है। शुद्ध बीज के लिए दूरी ज्यादा रखेंगे, भाई मिलावट नहीं हो कहीं, और बीजों की मिलावट नहीं हो जाए। और जो कम शुद्ध है, थोड़ा सा कम शुद्ध है, उसको थोड़ा सा हम रिस्क ले सकते हैं उसके लिए कि भाई कोई नहीं, मिलावट में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये 95% तक ये शुद्ध है। इसमें 95 से 90 कितने गए? 3%। तो इसमें 3% की मिलावट की छूट है कि 3% सर्टिफाइड सीड में मिलावट हो सकती है लगभग। और बाकी देखा जाए तो 100% में से कितना शुद्ध है? 95%, मतलब 5% मिलावट के साथ इसमें दिया गया है कि 5% मिलावट इसमें हो सकती है, नहीं भी हो सकती, वो दिक्कत नहीं है। तो दोनों का मतलब यही है, प्रमाणित बीज जो है ये शुद्ध कम होता है, आधार बीज शुद्ध ज्यादा होता है। तो जब दूरी की बात करेंगे तो प्रमाणित की दूरी कम आएगी, आधार की दूरी ज्यादा आएगी। लेकिन कई फसलों में क्या है, मैक्सिमम क्रॉप्स में आपको देखने को मिलेगा, पहले तो ये समझ में आ गया ना कि फाउंडेशन की दूरी कितनी रहती है? ज्यादा, और सर्टिफाइड की कम। ये हमेशा है सिस्टम, इसको बिल्कुल फिक्स कर लो दिमाग में आप। फाउंडेशन की दूरी ज्यादा रहेगी, सर्टिफाइड की कम रहेगी। क्यों रहेगी? तो उस क्वेश्चन का मैंने आंसर भी दे दिया कि फाउंडेशन सीड ज्यादा शुद्ध है, इसलिए इसकी दूरी हम ज्यादा रखेंगे ताकि मिलावट नहीं हो, और सर्टिफाइड सीड कम शुद्ध है, इसलिए इसकी दूरी हम कम रखेंगे ताकि थोड़ी मिलावट हो जाए तो टेंशन नहीं है। दूसरी बात, फाउंडेशन सीड की दूरी मान लीजिए हमने रखी 200 मीटर। कितनी? 200 मीटर। तो सर्टिफाइड कितनी आएगी? सर्टिफाइड की दूरी का लगभग कितना रहता है? फाउंडेशन की जो दूरी है इसका आधा। कितना? इसका आधा ही सर्टिफाइड में काम में लेते हैं। तो लगभग आधा। कितना? ये और ध्यान रखना, लगभग। पहली बात तो ये लगभग आधा मिलेगा, तो कितना रहेगा? 100% सर्टिफाइड में आ गया। फाउंडेशन की 200 मीटर, सर्टिफाइड में 100 मीटर। दूसरी बात, ये फॉर्मूला सभी फसलों पे लागू नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, सभी पे लागू नहीं होता। ये आपको मैं बिल्कुल छोटा सा लिंक बताया है। ये कई फसलों का है, कई का 200 से 100 है, कई का 400 से 200 है, कई का 100 से 50 है, कई का 10 से 5 है। इस प्रकार से घटते क्रम में है, फाउंडेशन पहले, सर्टिफाइड बाद में। कई बुकों में क्या उल्टा दे रखा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बुक्स मत पढ़ा करो। जो गाइड आते हैं ना, गाइड कोई पढ़ भी रहा हो तो बच्चों छोड़ दो आज से, क्योंकि उनमें उल्टा दे रखा है कई गाइडों में, पहले सर्टिफाइड दे रखा है, फिर ये दे रखा है प्रमाणित। अब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि यार यहाँ तो सब लिखा रहे हैं 200 से 100, यहाँ लिख रहा है 100 से 200, अब क्या करें? तो उन चीजों को छोड़ो आप, मैं आपको लिखा रहा हूँ, बिल्कुल सही लिखवा रहा हूँ। हमेशा कोई भी चीज होती है उसको सीक्वेंस में याद किया जाता है। पहले न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड। बताओ, ये सिस्टम है ना। ये तो नहीं कि पहले आपको सर्टिफाइड दे दिया, फिर न्यूक्लियर दे दिया, फिर फाउंडेशन दे दिया है, इसके अलावा फिर लास्ट में दे दिया ब्रीडर दे दिया। ये तो किया ही नहीं है। सिस्टम के साथ चल रहे हैं ना अपन। सिस्टम के हिसाब से पहले फाउंडेशन आना चाहिए, उसके बाद भी क्या आना चाहिए? सर्टिफाइड आना चाहिए। तो पहले ज्यादा, उसके बाद कम, तो इसलिए पहले फाउंडेशन, उसके बाद में सर्टिफाइड है। ये सारी ग्रेडिंग। तो बच्चों, अगर किसी को मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आए, थोड़ी स्पीड आप यूट्यूब से आपकी जो स्पीड है उसको आप स्लो कर लेना, समझ में आ जाएगा। अपने क्या बच्चों, पढ़ाने की और बोलने की स्पीड बहुत फास्ट है, फिर भी मैं आपको बहुत स्लो पढ़ा रहा था पहले। तो एक बार लैंग्वेज का क्लियर हो जाए, कम्युनिकेशन, फिर वो टेंशन नहीं है। चलिए, तो अब लिखिए आप यहां से फसलों का नाम लिखिए। सबसे पहले गेहूं, जौ, जई, धान, है ना। गेहूं, जौ, जई, धान, मूंगफली और सोयाबीन। नंबर 1 लिखो, गेहूं, जौ,
जई, धान, मूंगफली और सोयाबीन। ठीक है, इसमें फाउंडेशन की जो डिस्टेंस है वो और सर्टिफाइड डिस्टेंस सेम है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है बच्चों। फाउंडेशन की भी 3 मीटर है, सर्टिफाइड की भी 3 मीटर है। पृथक्करण दूरी किसमें है बच्चों? पृथक्करण दूरी है मीटर में। तो ये जो संख्या लिखूंगा ना मैं, किसमें आएगी बच्चों? आप यहां कर देना, इसको मेंशन कर देना, इस चीज को यहां मेंशन कर दो आप, मीटर। ऐसे कर दो मेंशन, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कर दो मीटर। आप अगर कंफर्म नहीं हो तो इस प्रकार से आप इनको मेंशन कर सकते हैं। तो गेहूं, जौ, जई, धान, मूंगफली और सोयाबीन कितना होता है इसमें डिस्टेंस? फाउंडेशन में 3, सर्टिफाइड में 3। प्रश्न कैसे आता है? गेहूं के आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी है? गेहूं के आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी आएगी बताओ, देख के बताओ। गेहूं के आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? देख के बताइए कितनी आएगी? 3। प्रश्न दूसरा ये आ सकता है, गेहूं के प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? देख के बताओ, 3। अब ये 3 क्या है? सेंटीमीटर, किलोमीटर है। ये 3 मीटर है, फिक्स रहेगा, मीटर में ही आएगी। आइसोलेशन डिस्टेंस हमेशा मीटर में ही आती है, ये ध्यान रखना। तो कितनी रहेगी? 3 मीटर तो ये, 3 मीटर ये। क्लियर? 3 मीटर ये, 3 मीटर ये। आ गया समझ में? 3 मीटर ही फाउंडेशन, 3 मीटर सर्टिफाइड। और कंफर्म करने के लिए यहां आप इसको मीटर लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी को याद नहीं रहे, इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 मीटर। ये शॉर्ट में और लिखना चाहिए इंग्लिश में, तो 3 मीटर और यहां पे 3 मीटर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चलिए आगे चलिए। हम चलेंगे बढ़ते हुए क्रम में, है ना? पहले कम, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद और ज्यादा, ताकि आपको याद करने में वो टेंशन नहीं आए, याद करने में कहीं कोई आपको दुविधा उत्पन्न नहीं हो बच्चों। तो आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा चना। चने की कितनी है? अब यहां जो आपको मैं बताया था फॉर्मूला, वो काम नहीं आएगा। जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था ना, वो फॉर्मूला काम नहीं आने वाला है बच्चों। नंबर 2 पे क्या आएगा? चना। चने में फाउंडेशन सीड की जो होती है आइसोलेशन डिस्टेंस, वो 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 मीटर। तो सर्टिफाइड कितनी आएगी? बेसिकली तो मैंने क्या बताया था आपको कि फाउंडेशन सीड का आधा ही सर्टिफाइड होता है लगभग फसलों में। लगभग, सभी में नहीं, लगभग फसलों में फाउंडेशन का आधा ही होता है। तो फाउंडेशन में 10 मीटर है, तो सर्टिफाइड कितना आएगा बताओ बच्चों? 5 मीटर। आ गया समझ में? फाउंडेशन का 10% है, तो 10 मीटर है, तो सर्टिफाइड का 5 मीटर है। देख लो, देखो फाउंडेशन जो आइसोलेशन डिस्टेंस है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। तो बराबर का एग्जांपल तो यहाँ आ गया, है ना, कि 3 मीटर बराबर है। दूसरा है, अब आएगा ज्यादा से कम, है ना। तो चने में आ गया 10-5, ठीक, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलिए, नेक्स्ट फसल है वो कौन सी है? देखो नेक्स्ट है आपकी दलहनी फसलों के बारे में बात करेंगे हम। उड़द, मूंग, चना। कौन सी? उड़द, मूंग, मसूर, है ना। उड़द, मूंग, मसूर। उड़द, मूंग, मसूर में क्या रखा जाता है? आइसोलेशन डिस्टेंस, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। देखो बच्चों, नंबर 3 पे, नंबर 3 उड़द, मूंग, मसूर। कई बच्चों को याद करने के लिए मैंने सिर्फ उल्टा लिखवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपकी इच्छा हो वैसे लिख दो आप, सिंपल लैंग्वेज में। मूंग, मसूर, उड़द, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया इसमें? अगर मैं आपको मूंग और मसूर और उड़द के लिए फाउंडेशन की डिस्टेंस में आपको 20 मीटर बताऊं, कितना? 20 मीटर। तो बताओ आप कि प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण की दूरी कितनी आएगी? जब फाउंडेशन सीड की 200 मीटर डिस्टेंस, 20 मीटर डिस्टेंस है, कितनी है? 20 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस है, तो सर्टिफाइड सीड की इसके हाफ
क्योंकि हम जो आपको मैंने बताया था सामान्यतः कि लगभग से इसके हाफ तो होगी। तो कितना हो गया 20 का हाफ कितना होगा बच्चों, 20 का आधा 10, तो कितनी आ गई 10 मीटर। देखो कितना सिंपल है बिल्कुल, है ना, कितनी आ गई 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिखो आप, उसके बाद अलसी। अलसी में लिखो आप, अलसी की जो फसल होती है उसमें लिखो आप अलसी के लिए। अलसी, अलसी के लिए अब इसका बढ़ता हुआ रूप आएगा। देखो पहले 3, उसके बाद 10, उसके बाद 20। अलसी में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा मामला, अलसी में आएगा फाउंडेशन के लिए 50 मीटर। कितना आएगा बच्चों 50 मीटर। तो फाउंडेशन के लिए 50 है, तो बच्चों बताओ सर्टिफाइड के कितना आएगा, इसका आधा कितना आ गया 25 मीटर। उतार वैसे कैसे। अब नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, 50 हो गया। अब लिखते हैं 100, जिनकी आइसोलेशन डिस्टेंस 100 रखते हैं। तो सामान्यतः 100 में सबसे बेस्ट हमारे सामने एग्जांपल उतर करके आता है कौन सा, तिल, है ना। 100 में कितना कौन सा आता है, तिल। तिल, तिल में कौन सा होता है, तिल में कितना होता है फाउंडेशन 100 मीटर। अब सर्टिफाइड कितना आएगा, लगभग आधा आना चाहिए, 50 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक शब्द भी लग रहा है लगभग, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे लिखो आप 52, क्या लिखो बच्चों 52 मीटर। यहाँ 100 मीटर, यहाँ 52 मीटर। अब तिल को याद करने के लिए देखो, तिल इंपॉर्टेंट है, तिल के बारे में पूछ लेते हैं। तिल को याद करने के लिए कैसे याद करोगे आप, तिल और 100, तिल प्लस 100 बराबर क्या बना है 100 तिल, है ना। ये इसके भी कर सकते हैं हम, जैसे होता है ना सौतेला, सौतेला होता है ना सौतेला, तो उसी से बना है तिल। तिल में आप आगे 100 लगा तो 100 तिल। तो कितनी हुई तिल की, फाउंडेशन की 100 है, फाउंडेशन की 100 है, फाउंडेशन कितनी बच्चों 100। तो सर्टिफाइड कितनी आएगी 50 आएगी ना। लेकिन 100 के बाद यहाँ 2 शब्द आ रहे हैं, 1 और 2, इसमें प्लस क्या करेंगे हम, 2 जोड़ देंगे, कितनी हो गई 52 हो गई। तो कितनी आई तिल के, फाउंडेशन की 100 और सर्टिफाइड की 52, क्योंकि 100 तिल होता है ना, 100 तिल, उसी से याद करना है इसको आप। तो ये लिख लो आप, 100 तक आ गए। अब आएंगे 100 से ऊपर, जो आप लिखेंगे वो कौन सा आएंगे 100 से ऊपर आएंगे। कोई दिक्कत, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी फसल बच रही है, उसके बारे में लिखो फटाफट आप। 200 की रेंज में फसलें हैं, उनमें लिखो आप ज्वार, है ना, और अरहर। ज्वार व अरहर कितने हुए ये 500 रुपये, छठा लिखो आप ज्वार व अरहर। आपने सोचा लिख लिया ना यहां तक, अब लिखो 200। कितने लिखोगे बच्चों 200। जब 200 फाउंडेशन की है, से लिखो इसको, दिक्कत नहीं दिखने का, तो मैं दोबारा कंसिडर। अब देखो ठीक है, 200 फाउंडेशन की तो सर्टिफाइड कितनी आएगी, इसका 50% लगभग, तो कितनी आ गई 100 मीटर। बिल्कुल सिंपल सिंपल है, देखो इसमें कोई इतना आपको परेशान नहीं होना। फाउंडेशन 200 सर्टिफाइड की 100, तो लिख लो आप इसमें। अब आ जाओ आप 300 वाली रेंज में, कि जिसकी 300 है उसके बारे में लिख देते हैं हम। तो 300 में आएगा आपके हाइब्रिड ज्वार। 300 में कौन सा आएगा बच्चों, हाइब्रिड ज्वार। देखो ज्वार की होती है 200 से 100, लेकिन हाइब्रिड ज्वार जो होता है उसकी होती है कौन सा, हाइब्रिड
ज्वार या संकर ज्वार, ये आप ऐसे कर सकते हैं, देखो पेपर में संकर ज्वार। संकर ज्वार में यहाँ थोड़ा फ्लेक्शन देखने को मिला है, तो संकर ज्वार की जो रेंज रखेंगे वो रखेंगे 300 से 200। कितना रखेंगे? अधिकतम 300 फाउंडेशन की और सर्टिफाइड की 200। देखो हाइब्रिड जो फसलें होती हैं उनकी आइसोलेशन डिस्टेंस सर्टिफाइड से अलग होती है, ये ध्यान रखना आप। अगर हमें संकर सीड बनाना है, ये तो नॉर्मल सीड के लिए, सामान्य सीड के लिए, अगर हमें संकर सीड बनाना है तो उसमें फाउंडेशन सीड के लिए जो नॉर्मल फाउंडेशन सीड जैसे ज्वार, या देखो आप, मैं आपको ज्वार समझाता हूं, पर एग्जांपल यही भी ज्वार की अगर हमें सामान्य बीज बनाना है, मतलब नॉर्मल रेंज में सामान्यतः बनाना है, सामान्य क्रम से बनाएंगे ज्वार का बीज, तो उसमें कितनी हो गई? फाउंडेशन की 200 और सर्टिफाइड की 100, है कि नहीं? लेकिन अगर संकर सीड काम में लेंगे, कौन सा लेंगे? संकर सीड बनाएंगे, तो संकर सीड में एक बात ध्यान रखी जाती है कि जो फाउंडेशन सीड हमने लिया है डिस्टेंस, इससे ज्यादा काम लेंगे हम संकर सीड फाउंडेशन के लिए। यह हमने फाउंडेशन के लिए कितना काम में लिया है? 200 मीटर। तो संकर सीड की जो फाउंडेशन आएगी वो नॉर्मल सीड से ज्यादा आएगी। नॉर्मल सीड की फाउंडेशन कितनी है? 200। तो संकर सीड कितनी आएगी बच्चों? 300। कितनी आएगी फाउंडेशन सीड संकर सीड की? 300। और यहाँ पे सर्टिफाइड के लिए 100 है, तो फाउंडेशन के लिए संकर सीड का सर्टिफाइड कितना आएगा? 200। ठीक है, ये आपके थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी पे आएंगे वहां मैं आपको सीड प्रोडक्शन का पोर्शन पढ़ाऊंगा, बीज का जो उत्पादन होता है वो पढ़ाऊंगा, वहां आपके समझ में परफेक्ट आएगा कि सर ने वो समझाया था उस समय पे। तो इस चीज को समझो आप। नॉर्मल सीड की जो फाउंडेशन सीड होती है, सर्टिफाइड जो रेंज होती है, संकर सीड में ज्यादा होती है उससे। अगर नॉर्मल में फाउंडेशन 200 है तो संकर सीड में 300, नॉर्मल में जो सर्टिफाइड 100 है तो संकर में 200। इसका विशेष ध्यान रखना, इसको बढ़ाते हुए लिखना है संकर सीड विशेष तौर से। कईयों में ज्यादा होता है, कईयों में और भी ज्यादा होता है। ठीक है, अब आपको हमने लिखाया था, आगे चलिए 200-300 हो गया। अब चलिए जो आपकी जो मक्का होती है, मक्का है ना, मक्का की जो बीज दर होती है, सॉरी आइसोलेशन डिस्टेंस, मक्का के लिए जो संकुल मक्का होती है उसकी और संकर मक्का, इन दोनों में थोड़ा फर्क है बच्चों। संकुल मक्का मतलब कंपोजिट मेज, कंपोजिट मेज की आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन जो होती है वो होती है 400 और सर्टिफाइड होती है 200। इसका विशेष आप ध्यान रखें। कंपोजिट मेज, संकुल किस्म, संकुल मक्का, इसमें फाउंडेशन भी रहती है 400 और प्रमाणित इसका आधा लगभग कितना हो गया? 200। 400 से 200 मीटर, ये मीटर में बच्चों ध्यान रखना है ना, ये सब चीजें मीटर में चल रही हैं, सारी चीजें मीटर। तो बच्चों संकुल मक्का, इसको कंपोजिट मेज बोलते हैं, कंपोजिट मेज है ना, संकुल मक्का। प्रश्न में ये चीज ज्यादा पूछते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस में संकुल मक्का का प्रश्न ज्यादा आता है। मक्का के बारे में पूछेंगे तो बच्चों कहते हैं 400 से 200, लेकिन संकुल शब्द आते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या वो सोचते हैं सब संकुल मक्का की तो ज्यादा होगी, क्योंकि तो मक्का के भी दो रूप है, संकुल मक्का और दूसरी है संकर मक्का। दूसरी कौन सी है? हाइब्रिड मेज, संकर मक्का, ये है हाइब्रिड मेज। ठीक, हाइब्रिड मेज की जो डिस्टेंस होती है उसमें क्या पाया जाता है? फाउंडेशन पे रहती है 400 की 400, बट सर्टिफाइड 300 हो जाती है। सर्टिफाइड कितनी हो जाती है? 300 हो जाती है। तो ये देखो इसमें आप फाउंडेशन सीड मतलब संकुल मक्का का फाउंडेशन सीड कितना है, या देखो आप संकुल मक्का का या कंपोजिट मेज का फाउंडेशन सीड की डिस्टेंस कितनी है? 400 मीटर और सर्टिफाइड की 200 मीटर। आगे समझ में? ज्यादा समझ में आ रहा है? ठीक है। संकर मक्का अगर हम उगाएंगे, मक्का को संकर रूप में लेंगे, संकर किस्म लेंगे, तो संकर किस्मों में फाउंडेशन की तो 400 की 400 रहेगी, चाहे आप कंपोजिट लो चाहे आप हाइब्रिड लो। लेकिन सर्टिफाइड में हाइब्रिड की जो दूरी है वो कंपोजिट से 100 मीटर बढ़ जाएगी, कंपोजिट से
कितनी बढ़ जाएगी, 100 मीटर बढ़ जाएगी। इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। इंप्रूवमेंट सर्टिफाइड सीड में होगा। संकर मक्का और संकुल मक्का, संकुल मक्का की और संकर मक्का की आधार दूरी कितनी होती है, 400 मीटर 400 मीटर समान होती है। तो जहां मक्का दिख जाए ना, मक्का चाहे संकुल हो चाहे संकर हो, संकुल संकर दिख जाए और फाउंडेशन की बात की जा रही हो, आधार बीज की बात की जा रही हो, तो बिना देखे 400 वाले को सही कर देना आप, उसमें तो 400 ही रहेगा। ठीक है, बात आती है सर्टिफाइड की, तो सर्टिफाइड में दिमाग ये लगाना है कि संकुल मक्का का 200 है तो हाइब्रिड का 300 हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको विशेष इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो बचता है वो बचता है बाजरे का, है ना। संकर बाजरा जो होता है बच्चों, संकर बाजरे का पूछा जाता है सामान्यतः कि संकर बाजरे की आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है। हाइब्रिड जो हाइब्रिड पाली मिलेट होता है संकर बाजरा, इसकी पृथक्करण दूरी कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी होती है देखो, पृथक्करण फाउंडेशन की तो होती है 1000 मीटर, सर्टिफाइड की 200 मीटर। ये तो आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये चीज अलग है। यहाँ लगभग आधा नहीं हुआ, लेकिन आधे मानेगा आपको ये बात लगाए कि लगभग आधा होगा, लगभग आधा होगा। तो लगभग आपने देखा सभी आधी आ रही है। कुछ जैसे कहीं भी हाइब्रिड में जैसे ये है, अब यहाँ पे नॉर्मल ज्वार में 200 से 100 आ रहा है, लेकिन हाइब्रिड ज्वार जैसे आता है ये 300 से 200 हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे ही कंपोजिट है, कंपोजिट में सेम, लेकिन हाइब्रिड आते ही यहाँ पे 400 से 300 हो जाता है, और यहाँ हाइब्रिड बाजरा आते ही 1000 से 200 हो जाता है। तो ये आपका आइसोलेशन डिस्टेंस वाला आज पोर्शन पूरा होता है बच्चों, है। कल हमारा चलेगा सीड ट्रीटमेंट एंड सीड डोरमेंसी। तो बच्चों इसको उतारे ऐसे कैसे आप, और आज की क्लास यही थी। अभी तो थोड़ा क्या हमारा डिवाइस लगभग बैटरी कम हो गई है और ज़्यादा लंबी क्लास ले भी नहीं सकते, तो इसलिए 1.5 घंटे के आसपास क्लास हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पढ़ना और लिखना और याद करना, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना। मैं फिर कहूँगा जिन बच्चों ने जेट का फॉर्म नहीं भरा है 16 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, अब आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करो, क्योंकि हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन बच्चों के लिए भी हम एक नया प्लान लेकर के आपके सामने आए हैं। इनके लिए भी एक नई कोर्स, एक नई विधि के साथ इन बच्चों को हम शिक्षा देने वाले हैं। तो आपसे निवेदन कि जितने बच्चों को आप जोड़ सकते हो उतने बच्चों को आप जोड़ने का प्रयास करें। आपके रिलेशन में होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जो कि किसी बच्चे 8वीं पढ़ने वाला हो, कोई 9वीं में हो, 10वीं में, 11वीं 12वीं, साइंस स्ट्रीम्स होना चाहिए 11वीं 12वीं में, है ना। साइंस सब्जेक्ट्स हो, चाहे मैथ हो, बायो हो या एजी हो, जिसने 10वीं का एग्जाम दिया अभी वो बच्चा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंटों को आप शेयर करो, उनसे कहो कि इस चैनल को प्लीज पहले सब्सक्राइब करें। सबसे पहले क्या करें, सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें। उससे क्या होगा कि डेली की जो क्लास है आपको मिलेंगी। अब 10वीं 9वीं और 8वीं क्लास के लिए जो हम लोग कोर्स चालू कर रहे हैं उसके लिए भी आपको इसी चैनल पे क्लास अरेंज होगी, इसी चैनल पे क्लास अरेंज होगी, इसी चैनल पे उनके लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बने रहें और इसको मैक्सिमम शेयर करें। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए बिंदु के साथ। और फिर मैं कहूंगा जेट का फॉर्म प्लीज जिन्होंने नहीं भरा है भर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, थैंक यू।